अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती है, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ना देश की जनता की ठोक कर 2 बार चुनाव में नतीजा हजम करने के लिए तैयार है, ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार है। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सर आपका संरक्षण मैं चाहता हूं, इनको कंट्रोल किया जाए। देश की जनता ने तो अपना पूरा परिणाम इनके चेहरे पे दिखा दिया। जो जनता के सामने नहीं कर पा रहे वो आज सदन में बैठ के कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की बात नहीं है। मिशन मणिपुर के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका वर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम नहीं देंगे। पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो आज जो इस क्षेत्र में और इस सदन में प्रस्तुतिकरण हुई है, ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं। ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए हैं और इनकी हट एक तरफ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभापति महोदय सदन के बाहर मणिपुर पर संवेदनशीलता के साथ बयान दिया, लेकिन इनका हट है कि बयान सदन के अंदर दें। गृह मंत्री जी ने यहां बैठकर दिन प्रतिदिन स्पष्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तैयार है करने के लिए। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। नो
बिल्कुल गलत बात है। ये आपका इस प्रकार से बहाना लेकर के बाहर जाना, ये बिल्कुल संसदीय व्यवस्था का अपमान है। ये बात कृपा करके नोट करिए आप लोग, प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। सभापति महोदय, देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। इन्हें तो सभापति महोदय अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो। इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। अब सभापति महोदय, इनके जो एक समूह है I.N.D.I.A घमंडिया समूह, उस समय में समूह में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं यूपीए सरकार पर 2G और कोल स्कैम का PI लगवाया, और आज कांग्रेस का हाथ आपके साथ। ये स्थिति अंदर की बात। और वही स्थिति सभापति महोदय हमारे टीएमसी के साथी यहां बैठे हुए थे, जिस टीएमसी के बारे में हम सीबीआई को सबूत अपने हाथों से दिलाया था, आज दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। ये संविधान बचाने की बात करते हैं सभापति महोदय, ये क्या अपना ईमान पहले बचा पाए, उसका उत्तर देश की जनता को दें। आज सभापति महोदय विचित्र स्थिति है। आगे ये नाटक कर रहे थे, आगे नाटक करते हो। आपका स्वागत है, अंदर जाता है, बहुत बढ़िया ड्रामा कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है सभापति महोदय कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके। जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके हैं, और जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यवहारिक संबंध या सिद्धांतिक संबंध न हो, वो आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोकतंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आए। जहां मणिपुर हिंसा की बात की गई सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटे तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? और मैं अधीर रंजन जी का जो शब्द था, जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया, इन सभी समय में एवरी मॉर्निंग सभापति महोदय, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 1 साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो गौरव। अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। जनता ने आपकी
आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की कावियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की कावियात की शुरुआत। चार्जशीट सभापति महोदय बड़ी लंबी है। 1960 के दशक में जब मणिपुर में अलगाववादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर दा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents. Please, ये सुनिएगा, please think that Manipur is a part of this country. इनके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम हमारा भी है, पर मेरे साथी हैं। अरुणाचल प्रदेश के हमारे वहां के भी सांसद मेरे साथी, पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दो उत्तर पूर्वी राज्यों में आजादी के 67 वर्ष बाद भी एक भी एयरपोर्ट नहीं। 9 सालों में अरुणाचल में एक नहीं लेकिन 3 एयरपोर्ट तेजू, पासीघाट और होलोंगी बनी है, और सिक्किम में पाक्योंग। जिस अरुणाचल प्रदेश में केवल 9 हवाई अड्डे थे, आज उस अरुणाचल प्रदेश में सभापति महोदय 17 हवाई अड्डे हैं। 17 हवाई अड्डे जो 7 सिस्टर्स कहलाती थी, उस समय में ये 7 निग्लेक्टेड सिस्टर्स थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आज उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के मंत्र के साथ विकास का एक नया उदय पूर्वोदय में हो रहा है। मुझे दुख भी हुआ सभापति महोदय, और मुझे आश्चर्य भी हुआ। हमारी कोशिश रहती है कि इस संसद में कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप, हम एक दूसरे के साथ सहमत न हो, हम एक दूसरे की नीतियों पर, हमारी नीयत पर कटाक्ष जरूर करें, पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना चाहिए। और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो,
मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय, जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए, इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है, वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समक्ष जानी चाहिए। किसान, सभापति महोदय, इस देश की रीढ़ की हड्डी, 60% आबादी हमारी कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन अगर किसान का पीठ तोड़ने वाला कोई कालखंड रहा तो 2014 के पहले रहा। आज हमारा किसान को समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसकी खरीदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है। आज हमारे किसान को, सभापति महोदय, धान की खरीदी में 90% वृद्धि हुई है, गेहूं की खरीदी में 75% वृद्धि हुई है। नरेश सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। हमारे समर्थन मूल्य की हम बात करें, 2014-15 में धान की एमएसपी 1360 थी, आज धान की एमएसपी 2183 है, 60% की वृद्धि हुई है। कल कपास की बात की गई, कपास की एमएसपी की बात करें, कपास की एमएसपी 3350 रुपए होती थी, आज वही कपास की एमएसपी बढ़कर 6620 हो चुकी है, 80% की वृद्धि हो गई। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए होती थी, आज 4600 रुपए हो चुकी है, 80% की वृद्धि हुई। तो जहां हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता समृद्ध हो चुका है, उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमांत हमारा कृषक है, 80% हमारा कृषक आज भी सीमांत कृषक है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किसान सम्मान निधि के जरिए 6000 रुपया प्रति वर्ष 11.5 किसानों के खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का कार्य किया। यही अंतर है तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में, सभापति महोदय। और इसी पे मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस 6000 रुपए में 6000 रुपए अतिरिक्त मिलाकर 12,000 रुपया प्रति साल 80 लाख किसानों के खाते में डालने का कार्य किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, उनका एक सपना था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होना चाहिए, और आज उनके सपने को अगर साकार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के आधार पर किया है। 42,000 करोड़ रुपए की योजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। ये वो बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था। अध्यक्ष सभापति महोदय, आज वहां 11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, 105 मेगावाट की ऊर्जा का सर्जन होगा, और उसी के साथ इस परिवर्तन के स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूं। यह परिवर्तन का स्केल आजादी से 2003 तक 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, 56 साल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुई थी,
और 20 वर्ष में 2003 से 2023 तक 20 वर्ष में 45 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई हुई है, 6 गुना। और जहां अब फिर उद्योग हो गए, और जहां 56 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक योजना में 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दिलवाई। ये इसी बात का उदाहरण है सभापति महोदय कि डबल इंजन यानी डबल विजन। तुष्टीकरण से किसान का भला नहीं होता, बल्कि संतुष्टीकरण से ही किसान का भला होता है। गरीबों की अगर हम बात करें हमारे सभापति महोदय, योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को बैंक के अकाउंट से अलग रखा गया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1 रुपया भेजा जाता है केवल 15 पैसे खाते में पहुंचता है, मतलब 85 पैसे बिचौलियों की दुकान के आधार पर जाते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50 करोड़ जन धन अकाउंट स्थापित करके 25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डालने का कार्य किया गया है सभापति महोदय। हमारे गैस के कनेक्शन उज्ज्वला महिलाओं के लिए, हमारे घरों के 3.5 करोड़, हमारे क्षेत्र, हमारे देश की जनता को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच। अर्थव्यवस्था की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने किया। मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूं। स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल गृह मंत्री जी ने पढ़ी थी। कोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, अनेक स्कैम हुए। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जिस राह पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां कोई निजी हित नहीं होगी, केवल राष्ट्र हित होगी, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। 9 साल में सभापति महोदय हम लोग 10 नंबर आर्थिक व्यवस्था के रूप से आज 5 नंबर तक पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज मुझे आश्चर्य है जब कहा जाता है कांग्रेस के एक नेता के द्वारा कि इस क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। कांग्रेस की नेता बयान देते हैं कि सरकार चाहे किसी के भी हो, लेकिन भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी है। तो ये इनएविटेबिलिटी की गारंटी आपने 9 साल पहले क्यों नहीं दी? कांग्रेस की सरकार के समय आजादी से आज तक 67 वर्षों में हम लोग केवल 12 नंबर से 10 नंबर पर पहुंचे, और जब 9 साल में 10 नंबर से हम 5 पर पहुंच जाएं तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी बढ़ जाती है। ये दोगली नीति कहां से हुई? और आज हमारे दोस्त अमोल कोले जी ने पर कैपिटा इनकम की बात उठाई। मुझे खुशी है उन्होंने उठाई। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय ये सुनते हुए कि भारत 67 सालों में भी सब साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम को हमने पार नहीं किया जब इनकी सरकार होती थी। 9 साल में पर कैपिटा इनकम आज डबल हो चुका है सभापति महोदय। हमारी सोच और विचारधारा, बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और लोन्स तो इनके समय में बच्चों का खेल हो गया था।